लहरों पर लूट, समुद्री डाकू। समुद्री डकैतों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि समुद्री व्यापार। समुद्री रास्ते से व्यापार की शुरुआत होने के बाद समुद्र में लूट भी शुरू हो गई। उस समय होने वाली डकैतियों के लिए अधिकतर फोनेशियन, रोमन और ग्रीक लुटेरों की संगठित टोलियां जिम्मेदार होती थी। संसार के इतिहास में 1620 से 1720 तक यानी कि 100 साल का समय समुद्री डकैतियों का गोल्डन पीरियड माना जाता है। एशिया में समुद्री लूट और डकैती की शुरुआत 9वीं शताब्दी में हुई थी। तब से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिश और अमेरिकी नौसेनाओं ने समुद्री डाकुओं को खत्म करने के लिए कई अभियान चलाए, लेकिन इसमें पूरी कामयाबी कभी नहीं मिली। हाल के वर्षों में हॉर्न ऑफ अफ्रीका समुद्री डकैतों के केंद्र के रूप में उभरा है। पश्चिमी अफ्रीका में गिनी जाने वाली खाड़ी में सक्रिय लुटेरे छोटी तेज नावों और स्टीमर में चलते हैं। वो AK-47 राइफल्स और चाकुओं से लैस होते हैं। जहाज के पास पहुंचकर वे सीढ़ियों की मदद से आसानी से डेक पर पहुंच जाते हैं। समुद्री डाकुओं ने जिस तरह अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है, उसी तरह उनके हथियार और जहाज भी बड़े से बड़े और उन्नत होते जा रहे हैं। बहरहाल बात समुद्री डाकुओं की चली है तो मैडम वोंग के बिना इनका किस्सा अधूरा ही रहेगा। इस चीनी महिला डाकू के नाम से अच्छे अच्छे जहाजी और नाविक थर थर कांपते थे। शायद 1920 में जन्मी इस महिला के जीवन के प्रारंभिक और अंतिम वर्ष बहुत अंधकारमय और अनिश्चित रहे। शॉन्ग उपनाम वाली यह महिला अपनी किशोरावस्था में कैंटन के एक नाइट क्लब में डांस किया करती थी। यहीं पर उसके साथ एक दिलचस्प वाकया हुआ। उस क्लब में एक बार वोंग कुंगिट नामक एक सूटधारी प्रभावशाली व्यक्ति आया और उसका नाच देखकर उस पर दिलो जान से फिदा हो गया। नाच के बाद वो मंच के पीछे गया और उसने नर्तकी का हाथ थामकर उससे अपने दिल की बात कह डाली। उस डांसर ने भी श्रीमती वोंग बनने को रजामंदी दे दी। श्रीमती वोंग को शादी के काफी समय बाद तक ये पता ही ना चला कि उसका पति चीन की तत्कालीन चियांग काई शेक सरकार में एक ऊंचे पद पर अधिकारी था। खैर, वोंग से यह बात ज्यादा दिनों तक छुपी न रही कि उसका पति सार्वजनिक सेवा को अपने गैंगस्टर के धंधे के साथ जोड़ रहा है। सही मायनों में उसकी नौकरी डकैती, तस्करी और राज के रहस्य विदेशियों को बेचने जैसी गतिविधियों के लिए एक कवर था। उसके गिरोह में लगभग 200 कुख्यात ठग शामिल थे, जिनकी मदद से वोंग ने 1940 तक भारी पूंजी जमा कर ली। रिटायर होने के बाद भी उसने उस पूंजी की मदद से ठगों और डकैतों का एक बड़ा गिरोह खड़ा किया। सरकारी प्रतिबंधों की परवाह किए बगैर वह लूट और डकैती करता रहा। वोंग एक चालाक और धूर्त व्यक्ति था, जिसकी किस्मत ने उसका पूरा पूरा साथ दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब समुद्र युद्ध पोतों से भरे हुए थे, वो अपनी पूंजी बढ़ाने में लगा रहा। 1946 तक उसकी कमाई 1 करोड़ पाउंड से ऊपर जा चुकी थी। इस बड़ी कमाई को हासिल करने में उसकी पत्नी का भी अच्छा खासा योगदान था, जो उसे इन मामलों में सलाह दिया करती थी। लेकिन दिसंबर 1946 में वोंग की किस्मत पलट गई। हांगकांग के बाहरी इलाके में 2 मोटर बोट्स के जरिए उसने माल से 3 भरे हुए जहाजों पर हमला किया, जिसके चालक दल के नाविक हथियार बंद थे। आर पार की इस लड़ाई में वोंग घायल होकर मोटरबोट से भागा, लेकिन किनारे पर वो पुलिस के हाथों में पड़ गया, जिन्होंने उसे मार डाला। साफ था कि वोंग का समुद्री डकैती का साम्राज्य कमांडर इन चीफ के बिना लंबे समय तक चलने वाला तो नहीं था। उसकी विधवा को यह पद मिलने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं थी। वोंग के 2 मुख्य सहयोगियों ने नेता की जगह लेने के लिए दावेदारी की। शायद उन्होंने गमगीन विधवा को बहुत कमजोर समझ लिया। मैडम वोंग ने रिवॉल्वर निकाला, 2 गोलियां चली और मरे हुए 2 दावेदार
जमीन पर गिर पड़े। सत्ता का दावेदार साफ हो चुका था। 1950 के दशक के मध्य तक समुद्री डाकू मैडम वोंग चीनी समुद्र की मालकिन बन गई। उसने सभी फर्मों को बेरहमी से नेस्तनाबूद कर दिया और जब भी कोई आर पार की लड़ाई आती, अपने विरोधियों को वो किसी भी सूरत में छोड़ती नहीं थी। उसके गिरोह के लोगों ने एक समय में जापानियों के 3 टारपीडो नौकाएं और चीनी नौसेना से मशीन गनों और छोटी कैलिबर की तोपों से लैस 5 गश्ती नौकाएं भी छीन ली। नतीजन मैडम वोंग का जहाजी बेड़ा बढ़कर 150 जहाजों तक पहुंच गया और उसकी गैंग के समुद्री डाकुओं की संख्या बढ़कर 5 से 8 हजार के बीच जा पहुंची। वो तट पर संचालन की योजना बनाती और कैसीनो और दास व्यापार जैसे अन्य व्यवसायों को भी विकसित करती। उसका एक ही असूल था, वो किसी भी जहाज पर चढ़ने के बाद चालक दल के सभी सदस्यों को अपनी पिस्तौल से एक एक करके मौत के घाट उतार देती थी। उसने शायद ही किसी को जिंदा छोड़ा हो। इसकी भी एक वजह थी। उसके मायावी होने का एक मुख्य कारण न केवल पुलिस के पास उसकी तस्वीरों का अभाव था, बल्कि उसकी उपस्थिति के अधिकतर विवरण मौखिक थे। मैडम वोंग का एक जुनून भी था, जुआ। पुलिस को पता था कि वो कभी कभी हांगकांग के कैसीनो में जाती थी, इसलिए फोटो देने वाले को 10,000 पाउंड का इनाम देने की घोषणा की गई। 1 महीने बाद पुलिस चीफ को एक पैकेज मिला जिसमें लिखा था, ये तस्वीरें आपको रुचिकर लगेंगी क्योंकि ये मैडम वोंग से संबंधित है। पैकेज में 2 लोगों की हत्या और टुकड़े टुकड़े कर देने की तस्वीरें थीं। कवर लेटर में कहा गया था कि यह लोग 10,000 पाउंड लूटने की कोशिश कर रहे थे। उसके गिरोह ने न केवल कम भार वाले जहाजों पर हमला किया, सामान लूटा और चालक दल के यात्रियों के बटुए छीने, बल्कि समुद्र के तल से हांगकांग और सिंगापुर के बीच बिछी हुई एक बैकअप केबल को भी निकालकर उससे हासिल किए गए तांबे और स्टील को काले बाजार में भी बेच डाला। मैडम वोंग मूल रूप से एक जुआरी थी। ये बात महज कार्ड टेबल पर नहीं होती। उसने कई देशों में पुलिस को तंग करने के लिए अपनी आजादी को भी खतरे में डाला। इसकी एक कहानी है। जुलाई 1962 में फिलीपींस के उपराष्ट्रपति इमानुएल पैलेज के एक स्वागत समारोह में 200 मेहमानों के बीच एक शानदार पोशाक में सुसज्जित एक महिला अपने जलवे बिखेर रही थी। उसका नाम मैडम सेनकाऊ था। उसकी अधिकतर शाम जुए की मेज पर गुजरी। उसने बहुत बड़े बड़े जोखिम भरे दांव लगाए। पेलेज अपने अतिथि के शांत स्वभाव से चकित थे। उन्होंने कहा, आप उतनी ही शांतिपूर्वक खेल रही हैं और उतने ही बड़े दांव लगा रही हैं जितनी शायद मैडम वोंग लगा सकती हैं। इस पर महिला ने कहा, मैं ही मैडम वोंग हूं और सेनकाऊ मेरा नकली नाम है। हॉल में एक जोरदार ठहाका लगा और सभी ने मजाक की सराहना की। 1 हफ्ते बाद उपराष्ट्रपति को मकाऊ में एक पत्र मिला। सुखद शाम के लिए धन्यवाद, आपकी वोंग सेनकाऊ। चिंतित पैलेज ने अपने चैनलों के माध्यम से रहस्यमय सेनकाऊ को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने उस शाम का ब्यौरा देते हुए उस पत्र को इंटरपोल को भेजा। पुलिस ने इस कहानी को यथासंभव गंभीरता से लेकर स्वागत समारोह में मौजूद लगभग सभी लोगों से बातचीत की। हालांकि इस अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की समग्र जानकारी का संकलन करना तो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने मैडम वोंग की उपस्थिति के बहुत उल्टे सीधे विवरण दिए। मई 1963 में जापानी खुफिया विभाग के लोग मैडम वोंग को पकड़ने के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रकृति के बेहद करीब थे। वे उसके एक सहयोगी को तोड़ने में कामयाब भी रहे। उसने कोबे शहर में एक पुलिस प्रतिनिधि से मिलने का समय तय किया। नियत समय पर वो वहां पहुंचा तो जरूर, लेकिन उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे और उसकी जीभ कटी हुई थी। वो बस सप्ताह भर जिंदा रहा, लेकिन कोई जानकारी न दे पाया। मैडम वोंग न केवल खुफियागिरी बल्कि प्रति खुफियागिरी में भी
किसी भी देश की पुलिस और सरकार से कम नहीं थी। बहरहाल मैडम वोंग की गतिविधियां जारी रहीं। जहाज रानी की एक बीमा कंपनी ऐसी भी थी जो मैडम वोंग का नाम अपनी पॉलिसी में लेती थी। यह कंपनी मैडम वोंग और ईश्वर द्वारा किए गए किसी भी काम का हर्जाना देने से इनकार कर देती थी। 1970 के दशक में मैडम वोंग एक भूत की तरह दुनिया से गायब हो गई, जैसे कि वो कभी मौजूद ही ना थी। मानो वह केवल एक मिथिक, एक छाया, एक समुद्री किंवदंती थी। यह महिला लंबे समय तक अस्तित्व में थी। इसके अनेक वजनदार सबूत मौजूद हैं। उसने बेहद सक्रियता से एक के बाद एक अपराध किए और पुलिस उसे पकड़ना तो दूर, छू भी ना सकी। मैडम वोंग के रहस्यमयी खजानों की तलाश आज भी जारी है।